हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने सीखा किस तरीके से आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा और आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। आज बच्चों हम सीखने वाले हैं मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी अकरेंस ऑफ मेटल, यानी जो हम मेटल देखते हैं अपने चारों ओर, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो एल्युमिनियम हो, चाहे वो कॉपर हो, ऐसे बहुत सारी मेटल जो कॉमन मेटल हैं जिनको हम अपने आसपास देख सकते हैं। जैसे कि आयरन हमें आसपास खूब दिखाई पड़ती है। हाँ, सोडियम पोटेशियम जैसी मेटल हमको नहीं दिखती, लेकिन आयरन मेटल हमको खूब अपने आसपास दिखाई देती है। एल्युमिनियम को भी हम खुद देख सकते हैं, कॉपर को भी देख सकते हैं, गोल्ड को भी देखते हैं, सिल्वर को भी देखते हैं। तो बहुत सारी जो ऐसी कॉमन मेटल हैं जो हमारे आसपास दिखाई पड़ती हैं। तो बच्चों, जो मेटल हम देखते हैं अपने चारों ओर, क्या वो मेटल वैसी ही मिलती है जैसी हम देखते हैं? ठीक है, तो ये सारी बात हम आज डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो मेटल हम जो अपने आसपास देखते हैं वो जिस फार्म में हम देखते हैं वैसी मेटल हमको नहीं दिखाई पड़ती। मेटल हमको अर्थ क्रस्ट में मिलती है, ज़मीन के नीचे से मेटल मिलती है और वो भी कंबाइंड फार्म में। ठीक है, उसको बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू उनको हम अलग करते हैं, तब जाकर के वो पोजीशन जिस फार्म में हम देखते हैं उस फार्म में मिल पाती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो मेटल है वो आपकी डिपेंड करता है रिएक्टिविटी के ऊपर, यानी फ्री स्टेट में मिलेगी या कंबाइंड स्टेट में मिलेगी। बहुत सारी मेटल ऐसी हैं जो कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं और कुछ मेटल ऐसी हैं जो फ्री स्टेट में मिलती हैं। फ्री स्टेट का मतलब है कि जैसी दिखती हैं वैसे ही ज़मीन के अंदर भी मिलती है। ऐसी मेटल हैं हमारी गोल्ड और सिल्वर। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है। ये रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल बॉटम पर हैं, बिल्कुल नीचे हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है। और जब इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है तो जहाँ पर भी रहती हैं वो आसपास के एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं कर पाती, इसलिए फ्री स्टेट में मिलने की पॉसिबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ ऐसी भी मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर हैं। ऐसी मेटल की कंबाइंड स्टेट में मिलने की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी ऐसी मेटल केवल कंबाइंड स्टेट में ही मिलेगी, फ्री स्टेट में मिलने की पॉसिबिलिटी उनकी बहुत कम होती है। और ऐसी मेटल जो मीडियम रिएक्टिव हैं, जिनकी रिएक्टिविटी ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम, ऐसी मेटल का फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में दोनों में मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो हम बच्चों आज देखेंगे कि किस तरीके से जो कंबाइंड मेटल है उसको हम अलग करते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी के नाम से पढ़ते हैं, मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। आगे क्लासों में भी हम मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटलर्जी के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि मेटलर्जी होती क्या है। व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी का मतलब है द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल the extraction of metal from its ore is known as the extraction of metal from its ore is known as metallurgy। तो मेटलर्जी एक प्रोसेस है। वो कैसा प्रोसेस है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल को ओर से अलग करना। अब ये बात आती है कि ओर क्या चीज़ होती है बच्चों, तो ओर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहली बात ये है कि द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी ओर से मेटल को अलग करना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में का मतलब एक प्रोसेस है जिसमें हम ओर से मेटल को अलग करते हैं, उसी प्रोसेस को मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, ओर क्या होता है? व्हाट इज ओर? ओर के बारे में जानने से पहले हम एक शब्द और भी जान लेंगे, मिनरल। मिनरल क्या होता है कि मेटल की जो कंबाइंड स्टेट में जो मेटल की नेटिव स्टेट होती है अर्थ क्रस्ट में, उसी को हम बोलते हैं मिनरल। तो मिनरल इज द नेटिव स्टेट ऑफ मेटल विच इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। यहाँ पे लिखेंगे द मिनरल इज native state of metal
which is found in earth crust। अर्थ क्रस्ट यानी जो मेटल है, मिनरल क्या है, मिनरल इज द नेटिव स्टेट ऑफ मेटल, यानी नेटिव जो उसकी नेचुरल स्टेट मेटल की है, जिस फॉर्म में वो अर्थ क्रस्ट में मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं मिनरल। तो बच्चों मिनरल आपको जानना जरूरी है। मिनरल का मतलब है नेटिव स्टेट ऑफ द मेटल, यानी मेटल की जो नेटिव स्टेट है, जिस फॉर्म में वो अर्थ क्रस्ट में मिलता है उसी को बोलते हैं हम लोग मिनरल। मिनरल के नाम से जानते हैं। अर्थ क्रस्ट का मतलब अर्थ की सरफेस के ऊपर या उसकी कुछ गहराई तक जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। तो मेटल वहाँ पर नेटिव स्टेट में मिलती है, उसी नेटिव स्टेट की मेटल का ही नाम है मिनरल। अब बच्चों बात आती है ओर। व्हाट आर ओर? ओर किसको कहते हैं? यहाँ पर ओर्स क्या होते हैं? ओर्स आर दोज मिनरल्स, ओर्स आर दोज मिनरल्स, ores are those minerals in which metal can be extracted easily and economically। मतलब और वो मिनरल होते हैं जिनसे मेटल को अलग करना आसान होता है, यानी जिनको मेटल और वो मिनरल हैं जिनसे मेटल को आसानी से अलग किया जा सकता है और इकोनॉमिकली और फ़ायदेमंद भी रहता है, यानी उसको निकालने में खर्च भी कम आता है और आसानी से निकल भी सकता है। तो ऐसे मिनरल को हम ओर कहते हैं। तो ओर और मिनरल दोनों लगभग एक ही बातें होती हैं, लेकिन मिनरल उन ओर को और उन मिनरल को कहा जाता है जिनसे कि मेटल आसानी से निकल आए और इकोनॉमिकली भी हो, यानी और मतलब फ़ायदेमंद भी हो, यानी उसमें खर्च भी कम आए। तो इस प्रकार के मिनरल को ओर के नाम से जानते हैं। तो ओर और मिनरल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऐसे मिनरल को हम ओर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम मेटल को ओर से अलग करते हैं, ना कि मिनरल से, क्योंकि मिनरल तो हो सकता है कि बहुत सारे हों, लेकिन हम उस मिनरल को ही ओर कहेंगे जिससे मेटल को आसानी से निकाला जा सके, जिनसे मेटल ज़्यादा क्वांटिटी में मिले, जिनसे मेटल को निकालने में खर्च कम आए, ऐसे मिनरल को हम ओर के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल मिनरल ऑफ आयरन, जैसे आयरन के जो मिनरल है, आयरन की जो मिनरल है, आयरन आपका FeS2 से भी निकाल सकता है। आयरन को निकालने का तरीका है FeCO3 यानी कार्बोनेट ओर से भी आयरन निकाला सकता है, ठीक है। लेकिन आयरन को जो निकालने का जो तरीका है वो आपको क्या होता है Fe2O3, यानी ये जो आपका ओर है हेमेटाइट ओर, इससे निकालना आसान होता है। मान लीजिए हमारे पास ये ओर है 3, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है और ये भी मिनरल है। इन तीनों से हम आयरन को निकाल सकते हैं। आयरन तीनों से निकाला जा सकता है, लेकिन इसको निकालने में मान लीजिए खर्च आ रहा है 10 रुपये, इसको निकालने में खर्च आ रहा है मान लीजिए 50 रुपये, इसको निकालने में खर्च आ रहा है मान लो 8 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी मिनरल जिससे मेटल को निकालने में खर्च कम आए और आसानी से मेटल निकल पाए, उसी मिनरल को बोलते हैं ओर। तो यहाँ पर मिनरल तो तीनों ही हैं, लेकिन ओर हम इसको कहेंगे क्योंकि इसको निकालने में खर्च कम आ रहा है। यही बात डेफिनेशन में कहा गया है, ओर आर दोज मिनरल्स, यानी ओर मिनरल ही होते हैं ऐसे मिनरल इन विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट इजीली एंड इकोनॉमिकली, और जिनसे मेटल को हम आसानी से निकाल सकते हैं और जिसमें खर्च भी कम आता है, ऐसे मिनरल को हम ओर के नाम से जानते हैं। बच्चों ओर और मिनरल में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मिनरल क्या होता है? मेटल की जो नेटिव स्टेट है, जिस फॉर्म में मेटल रहता है नेचर में और जो अर्थ क्रस्ट में मिलती है, ऐसी स्टेट वाली मेटल को हम मिनरल के नाम से जानते हैं। और वो मिनरल होते हैं जिनसे मेटल को आसानी से और इकोनॉमिकली अलग कर सकते हैं, ऐसे मिनरल को ओर के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि आपका मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन किन किन स्टेप में करते हैं बच्चों, ये बात हम जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले है आपका क्रिसिंग। सबसे पहला स्टेप होता है क्रिसिंग। क्रिसिंग में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो मेटल, जो मिनरल है या जो ओर है, उसके बड़े बड़े ढेले हैं। सबसे पहले उन ढेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में विद द हेल्प ऑफ हैमर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं।
मतलब जो मिनरल्स या ओर्स आर फाउंड इन बिग लम्प्स, बड़े बड़े ढेलों के फार्म में मिलता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बड़े बड़े ढेले हैं उनको विद द हेल्प ऑफ हैमर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, फिर उसको एक प्रकार की मिल, एक प्रकार की चक्की होती है, उसमें डाल करके पीस लेते हैं। यानी जो क्रिसिंग का मतलब है, क्रिसिंग ऑफ ओर का मतलब है ओर इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म। तो इस फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, क्रिसिंग में क्या करते हैं हम लोग बच्चों, ओर इज converted into powdered form। सबसे पहले क्या करते हैं, जो ओर रहता है उसको हम लोग ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ हैमर उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, जिससे जो चक्की बनी हुई है उस चक्की के मुंह के अंदर आ जाएंगे, और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद उस मिल से, उस चक्की से उसको पीस लेते हैं और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिसिंग ऑफ ओर। तो इसका मतलब है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिसिंग, ओर का मतलब क्रिसिंग ऑफ ओर। यहाँ पर चाहें और लिख लेंगे क्रिसिंग ऑफ ओर। क्रिसिंग ऑफ ओर का मतलब यही है बच्चों कि हम ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा पहला स्टेप होता है। जनरली ये अधिकतर मेटल में इस तरीके का आपका स्टेप इस्तेमाल होता है। दूसरा बच्चों प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि जो आपका क्रस्ट ओर है उसका कंसंट्रेशन किया जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, टू रिमूव अनवांटेड इम्प्योरिटी, टू रिमूव अनवांटेड इम्प्योरिटी। टू रिमूव अनवांटेड इम्प्योरिटी इज नोन एज कंसंट्रेशन। यानी जो अनवांटेड इम्प्योरिटी है उसको अलग करने का जो तरीका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं बच्चों। तीसरा स्टेप होता है बच्चों कंसंट्रेशन के बाद कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, तो तीन प्रोसेस है बच्चों, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। कैल्सिनेशन किसको कहते हैं और रोस्टिंग किसको कहते हैं। तो कैल्सिनेशन का मतलब है when ore is heated, जो बच्चों कैल्सिनेशन प्रोसेस है, when ore is heated in the absence of air or limited supply of air, when ore is heated in the limited supply of air or absence of air, मतलब when ore is heated in the limited supply of air or absence of air। जब हम ore को limited supply of air में गर्म करते हैं या एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन के नाम से जानते हैं। रोस्टिंग क्या होता है बच्चों, रोस्टिंग किसको कहते हैं, ये भी उसी तरीके की प्रोसेस है। रोस्टिंग का मतलब है when ore is heated, when ore is heated in the presence of air, यानी ओर को जब प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं उसको बोलते हैं रोस्टिंग, और जब ओर को हम एब्सेंस ऑफ एयर में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर का मतलब जब एयर की बहुत क्वांटिटी हो, बहुत कम क्वांटिटी हो, उसमें जब हीट करते हैं तो उसको भी हम कैल्सिनेशन के नाम से जानते हैं। और जब एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उसको बच्चों कहते हैं हम लोग रोस्टिंग। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दो तरीके के प्रोसेस होते हैं बच्चों, एक कैल्सिनेशन और दूसरा रोस्टिंग। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल। उसके बाद में यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो हमको ओर मिला है उसको हम लोग चेंज करते हैं हम लोग मेटल में। कंसंट्रेशन, कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल।
इसके बाद जो बच्चों क्या प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। रिडक्शन के नाम से जानते हैं बच्चों, रिडक्शन। ये जो रिडक्शन है इसका मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओ, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल, क्लियर। रिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, रिड्यूस कराते हैं कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल, यानी जो ओर है उसको मेटल में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ये जो रिडक्शन प्रोसेस है बच्चों, वो आपका अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि हमने देखा इसी चैप्टर में हमने सीखा मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में कि जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कम ज़्यादा होती है। हमने एक प्रकार की रिएक्टिविटी सीरीज देखा कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते थे, कुछ मेटल बहुत कम रिएक्टिव होते थे, और कुछ मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो मीडियम हुआ करती थी। ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी उनको टॉप पर रखा गया था, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह। उसके बाद कुछ ऐसे भी मेटल थे जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती थी, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो ऐसे आपके जो मेटल है इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे रखे गए हैं। और कुछ मेटल ऐसे भी हैं बच्चों जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में रखे गए हैं, जैसे जिंक है, आयरन है वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम जो रिडक्शन है वो डिपेंड करता है कि मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर। तो जो रिडक्शन है ये आपका 3 तरह की जो मेटल हैं इनको रिड्यूस करने के लिए हम अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो आपका रिडक्शन हम कराते हैं 3 कैटेगरी में। एक रिडक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, ऐसी जो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। दूसरा मीडियम रिएक्टिविटी मेटल, मीडियम रिएक्टिव मेटल, और तीसरा है बच्चों लो रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिव मेटल। लो रिएक्टिव मेटल। तो हमारे पास हम रिडक्शन जो करा रहे हैं वो इन 3 तरह की मेटल का कराने जा रहे हैं, क्योंकि मेटल का हमको रिड्यूस कराना है। तो मेटल 3 तरीके की हो सकती हैं। कौन कौन से, या तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगी, या बहुत कम रिएक्टिव होंगी, या मीडियम रिएक्टिव होंगी। तो इस तरीके से जो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हैं या इनका जो तरीका है वो भी अलग अलग होगा, क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी भी अलग अलग है। तो सबसे पहला है आपका हाईली रिएक्टिव मेटल। जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल, जो बच्चों हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, etc। ये आपकी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं। तो जब इन मेटल के क्लोराइड या इन मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन कराया जाता है, और इनको जब हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट के कांटेक्ट में लाते हैं, तो चूँकि ये वाली जो मेटल हैं ये खुद ही अपने आप में सबसे ज़्यादा अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, यानी इनकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम किसी सोडियम और पोटेशियम या कैल्शियम इन मेटल को रिड्यूस करने के लिए हम कोई दूसरी मेटल लाते हैं रिड्यूस करने के लिए, तो उल्टा हो जाता है, बल्कि ये मेटल उनको रिड्यूस कर देती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि इनसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कोई है ही नहीं, इसलिए हम दूसरा कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लाते हैं। हमारे पास 2 कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कौन कौन से? हमको 2 कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हैं। एक को बोलते हैं हम लोग कार्बन, जिसको बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोक, यानी कार्बन होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों एल्युमिनियम पाउडर। तो कार्बन और एल्युमिनियम हम 2 जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जब हम इनको लाते हैं उनके कांटेक्ट में, तो
कार्बन को लाते हैं सोडियम को रिड्यूस करने के लिए, बल्कि उल्टा हो जाता है, सोडियम कार्बन को रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि इनकी रिड्यूसिंग पावर कार्बन या एल्युमिनियम से ज़्यादा है, क्योंकि इनकी पोजीशन ऊपर है, इससे कार्बन से और आपका एल्युमिनियम से, इसलिए ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इसलिए इनका रिडक्शन हम किसी दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट को डाल करके हम नहीं कर सकते। ठीक, ये इसकी कमी है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं इनको रिड्यूस करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये खुद ही बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। मतलब ये दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, खुद रिड्यूस होने की बजाय ये दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी सीरीज में इनकी पोजीशन टॉप पर है। तो बच्चों, इसलिए ये जो तरीका है कि हम दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट मिलाते थे, कार्बन या एल्युमिनियम, उसको डाल करके हम इनको रिड्यूस कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इनका रिड्यूसिंग पावर बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस प्रकार के जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं इनका रिडक्शन करने के लिए जो तरीका होता है, इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। एक अलग तरीका है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके है, ये तरीका हम अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू एक प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रकार का सेल रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम नाम की जो मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, और उनके क्लोराइड या उनके ऑक्साइड को हम इस तरीके से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड मॉल्टन स्टेट में है, तो हम क्या करते हैं कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तब ये आपका सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाता है। इस तरीके से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो गया। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो गया बच्चों। फिर यहाँ पर जो सेल रहता है उसके अंदर दो प्रकार के कैथोड होता है, एक होता है एनोड। इस तरीके का प्रोसेस रहता है। ये आपका मेटल है, यहाँ पर आपका दो इलेक्ट्रोड है, एक को बोलते हैं एनोड, एक को बोलते हैं कैथोड। इनको हमने बैटरी से जोड़ दिया है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है ये। और यहाँ पर क्या कर दिया कि ये आपका एनोड है। एनोड यहाँ पर इसमें पॉजिटिव होता है, कैथोड इसमें नेगेटिव होता है। कैथोड तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, मॉल्टन NaCl है। अब इस मॉल्टन NaCl से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये Na और Cl में सेल के अंदर टूट जाता है। अब क्या होगा कि जब टूट जाएगा तो ये Na+ आयन और Cl- अलग अलग आयन हो जाएंगे। ये Na+ है और ये Cl- है। तो ये चार्ज आयन ये अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव की ओर जाएगा। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, क्योंकि कैथोड निगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि एनायन एनोड की ओर जाएगा और कैटायन कैथोड की ओर जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होता है उसको बच्चों बोलते हैं कैटायन, जो निगेटिव चार्ज वाला आयन होता है उसको बोलते हैं एनायन। तो इस तरीके से कैटायन और एनायन बनते हैं। सोडियम कैटायन है और क्लोराइड एनायन है। तो एनायन जाएगा एनोड पर, कैटायन जाएगा कैथोड के ऊपर। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, एक एनोड पर कौन जाएगा बच्चों, एनायन जाएगा। एनायन कौन सा, Cl। तो ये Cl क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना देगा। यानी यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन। आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन, और उसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस बताए जाते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चों लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में एक कैथोड पर क्या मिला बच्चों, कैथोड पर कैटायन जाएगा, और कैटायन कौन सा है, सोडियम आयन। तो सोडियम आयन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा हमने मेटल को अलग कर लिया। तो इस तरीके से जो आपका मेटल क्लोराइड था
जो मेटल क्लोराइड आपका उसको हमने मेटल में अलग कर लिया, लेकिन हमने किस तरीके से किया, हमने कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि ये खुद अपने आप में बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसलिए इनका रिडक्शन हमने एक नए तरीके यानी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से किया। तो बच्चों ये ध्यान में रखना है कि जितनी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम वगैरह वगैरह, जो टॉप पर रखी गई मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी मेटल का रिडक्शन हमेशा इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से कराते हैं, यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम है या पोटेशियम है, कोई नाम भी दिया जा सकता है, तो आप बताइए कि उसका रिडक्शन हम किस तरीके से करेंगे। तो आप बताएंगे कि इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से करते हैं। कोई ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से ही रिडक्शन क्यों करते हैं, तो आप बताएंगे क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है या ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसलिए किसी दूसरे और रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू इनका रिडक्शन नहीं कराया जा सकता, इसलिए इनका रिडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से कराते हैं। तो बच्चों जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से कराएंगे। अब दूसरी टाइप का बच्चों मीडियम रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी ना तो बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम। ऐसे जो एलिमेंट हैं इनकी रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर, सबसे पहले क्या करते हैं उनको हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड ओर में कार्बन या एल्युमिनियम के थ्रू आसानी से रिड्यूस किया जा सकता है। इस प्रकार के जो रिएक्टिव मेटल हैं इनको रिड्यूस करने के लिए दो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हैं बच्चों, जिनका नाम है कार्बन और दूसरा है एल्युमिनियम पाउडर। तो कार्बन और एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करते हुए हम जो मीडियम रिएक्टिव मेटल हैं उनको हम रिड्यूस करेंगे। तो उसको रिड्यूस करने से पहले क्या करेंगे, जो आपका ओर है, जो आपका कंसनट्रेटेड ओर है, उस कंसनट्रेटेड ओर को पहले हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस जो हमने पहले बताए थे, एक का नाम था कैल्सिनेशन और एक का नाम था रोस्टिंग। ये दो प्रोसेस अप्लाई करते हैं। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, अगर कोई कार्बोनेट ओर है, तो कार्बोनेट ओर है, जैसे मान लीजिए कि ये जिंक कार्बोनेट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओर को खाली हीट कर देंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पर जो प्रोसेस लगेगा उसको बच्चों बोलेंगे कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में हम ओर को इन द एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं। तो जब ओर को हीट करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी, बस खाली हमारे पास ऑक्साइड ओर बन जाएगा, जो कि हमको करना था। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये जो प्रोसेस है बच्चों, इसको हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। तो कैल्सिनेशन में क्या करते हैं बच्चों, जो कार्बोनेट ओर है, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए ओर को हम खाली हीट कर देते हैं, और इससे क्या होगा कि जो कार्बोनेट ओर है वो आपका चेंज हो जाएगा ऑक्साइड ओर और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये काम कैल्सिनेशन में होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कार्बोनेट ओर नहीं है, सल्फाइड ओर है, तो क्या करेंगे बच्चों, सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि जिंक सल्फाइड है, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। इससे क्या होगा बच्चों, इससे आपका बनेगा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ये हम जब एयर की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं, इस प्रोसेस को हमने बताया था रोस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों का मतलब होता है ओर को हीट करना, लेकिन रोस्टिंग कब करते हैं, जब सल्फाइड ओर को चेंज करना हो ऑक्साइड ओर में, और कैल्सिनेशन कब करते हैं, जब कार्बोनेट ओर को चेंज करना हो ऑक्साइड ओर में। यहाँ पर हमने खाली बिना ऑक्सीजन की हेल्प के हीट किया तो बना जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर बना जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन अभी बच्चों बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, तो फिर यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिंक के 2 एटम हो गए 2,
सल्फर के भी 2 हो गए भाई, फिर 2 यहाँ लगा देंगे, तो 2 2 जा 4 2 6, तो यहाँ लगा देंगे 3 और हमारा काम बन गया। तो इस तरीके से रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस अप्लाई करके हम क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड या आपका कोई भी आपका आयरन ऑक्साइड है, जो भी इस तरह की जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है, उसको हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद जो हमारा ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गया, इसमें फिर हम कोक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कार्बन जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, मेटल। कैसे मिलेगा कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बना लेती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये बन जाता है जिंक। इस तरह से बच्चों मेटल अलग हो गया। तो ये काम करते हैं। तो जिंक या आयरन या और जो इस तरह की मीडियम रिएक्टिव मेटल हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए हम लोग 2 कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। एक का नाम है आपका कार्बन और दूसरे का नाम है एल्युमिनियम पाउडर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो मीडियम रिएक्टिव मेटल हैं उनके दूर करने के लिए तरीका अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन जब बच्चों जब एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरी मेटल को रिड्यूस करने के लिए, तो इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस के नाम से जानते हैं, थर्माइट प्रोसेस। अभी देखिए एक कार्बन का इस्तेमाल किया हमने, अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं एल्युमिनियम पाउडर का। तो जब एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रिएक्शन है मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं। ये मैग्नीज नाम की मेटल है, ये भी मॉडरेटिव रिएक्टिव है। जब इसका रिएक्शन एल्युमिनियम पाउडर, यानी एल्युमिनियम पाउडर है बच्चों ये वाला, जब एल्युमिनियम पाउडर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीज, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और बनेगा मैग्नीज। और बच्चों खास बात क्या, इसमें बहुत ज़्यादा हीट इवाल्व होती है। ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं, हीट बहुत ज़्यादा इवाल्व हो रही है। तो रिएक्शन को बच्चों बैलेंस करना रहेगा, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगा देंगे सबसे पहले 2, फिर यहाँ पर 2 लगा देंगे, उनको ऑड नंबर से इवन नंबर करना था इसलिए यहाँ पर लगा देंगे 4 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में एल्युमिनियम ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो 3Mn+2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3Mn। तो बच्चों इस तरीके से ये रिएक्शन भी बैलेंस होगी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो एल्युमिनियम पाउडर हमने इस्तेमाल किया है, ये एल्युमिनियम क्या है, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्या कर रहा है कि मैग्नीज को रिप्लेस कर रहा है और खुद उसकी जगह आ जा रहा है और बहुत सारी हीट निकल रही है। तो ये जो हीट निकलती है थर्मल, थर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट निकलती है, और ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है कि ये जो आपका मेटल है ये आपका मोल्टन के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि मेटल पिघल जाता है। तो बच्चों इस तरह का जो प्रोसेस है उसको हम लोग थर्माइट प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। थर्माइट, थर्माइट प्रोसेस का मतलब होता है बच्चों जब हम एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरी मेटल को रिड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पर जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं हम लोग थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट इवाल्व होती है, और वो इतनी ज़्यादा हीट इवाल्व होती है कि उस हीट के निकलने से जो मेटल है वो मोल्टन फॉर्म में मिलती हुई है, पिघली हुई अवस्था में मिलती है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट होता है बच्चों। ऐसे ही आयरन नाम की जो मेटल है, आयरन नाम की मेटल को भी हम इसी तरीके से हम रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, मान लीजिए Fe2O3 ये सॉलिड है, और यहाँ पर हमने बच्चों एल्युमिनियम पाउडर डाल दिया वही वाला, ठीक है। तो एल्युमिनियम पाउडर डालने से क्या मिलेगा, आपका ये आयरन अलग हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस हीट निकलेगी। पहले की तरह रिएक्शन है सेम, बस खाली मैग्नीज की जगह हमने ले लिया है पर एल्युमिनियम ले लिया है, और कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, 2 लगा दिया, और यहाँ पर 3 है ही, तो यहाँ पर 2, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, एल्युमिनियम भी 2, यहाँ 2 लगा, यहाँ 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से ये इतनी ज़्यादा हीट निकलेगी कि ये आपका मोल्टन फॉर्म में मिलेगा एल्युमिनियम। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये थर्माइट प्रोसेस है, इसका इस्तेमाल थर्माइट बिल्डिंग में करते हैं। थर्माइट बिल्डिंग का मतलब है कि जो बहुत बड़े आयरन ऑब्जेक्ट हैं उनमें क्रैक्स बीच में पड़ गए हैं, जैसे आपके रेल की पटरी वगैरह,
तो इस तरह के जो हैवी आयरन ऑब्जेक्ट हैं जिसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, वहाँ पर ये प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। उसके लिए क्या करना जाता है कि क्रैक्स में हम आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर डाल देते हैं। अपने आप ये रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन होने के बाद हीट निकलेगी और वो इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि जो आयरन ऑक्साइड है वो क्या होगा, अपने आप आयरन पिघल जाएगा और पिघलने के बाद जो क्रैक्स हैं उसको फिल कर देगा। तो थर्माइट वेल्डिंग में ही प्रोसेस इस्तेमाल होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग थर्माइट प्रोसेस। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि दो प्रकार से रिडक्शन कराए, एक वो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी और दूसरी वो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी कम है। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है या जो टॉप पर रखे गए हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ऐसे मेटल का रिडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से करते हैं। जबकि ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है, ऐसे मेटल का जो रिडक्शन है वो कार्बन और एल्युमिनियम के थ्रू किया जाता है। अब बच्चों तीसरी कैटेगरी के भी मेटल है, वो कौन से मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती थी। द लो रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है। ऐसे मेटल की जो रिएक्टिविटी है उनको दूर करने के लिए क्या करते हैं कि हम द लेस रिएक्टिव मेटल्स विच आर क्वाइट लो इन द डिस्चार्ज एक्सेप्टेड बाय द रिएक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड बाय लो, मतलब जो लो रिएक्टिव मेटल हैं ऐसे मेटल को रिड्यूस करने के लिए खाली उनको हीट कर देते हैं। ओनली हीटिंग, ओनली हीटिंग, केवल हीट कर देते हैं। कोई अलग से रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिलाते, ना ही कार्बन मिलाते हैं, ना ही एल्युमिनियम मिलाते हैं, ना कोई और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट मिलाते हैं। केवल उनके जो ऑक्साइड या सल्फाइड और है उनको केवल हीट कर देते हैं। केवल हीट करने से ही आपका वो रिड्यूस हो जाते हैं और मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मर्क्यूरी, मर्क्यूरी आपका जो है बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है। जैसे एग्जाम्पल मर्क्यूरी, Hg, मर्क्यूरी, इसको मर्क्यूरी कहते हैं बच्चों। मर्क्यूरी इज लेस रिएक्टिव मेटल, ये लेस रिएक्टिव मेटल है। इस लेस रिएक्टिव मेटल को हम केवल हीट कर देते हैं। इसके लिए दो तरीके के दो प्रोसेस में होता है रिएक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एयर में, जैसे मर्क्यूरी का आपका सल्फाइड है HgS, मर्क्यूरी के सल्फाइड को हम लोग हीट कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ। ओनली हीटिंग मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हीट करते हैं तो ये जो कंपाउंड बन जाता है वो आपका बन जाएगा HgO में और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। और ये फिर उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड को मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट कर देते हैं। ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ये दो स्टेप प्रोसेस होता है, इसको हीट कर देते हैं करीब 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बच्चों। तब ये जो कंपाउंड है ये मर्क्यूरी में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लग जाएगा। ऊपर वाले रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो यहाँ पर आपका 2Hg हो जाएगा। और यहाँ पर 2 यहाँ लगा देंगे तो 2 2 या 4 2 6 एंड 3। ये आपका 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ। जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं खाली, और कुछ भी रिड्यूसर एजेंट नहीं मिलाते, खाली ओपन में हीट कर देते हैं। जिससे कि क्या होगा कि वो अपने अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर और आगे हीट करने पर वो आपका मेटल फ्री हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों जो हम लोग रिडक्शन कराते हैं वो आपका 3 तरीके की मेटल होती हैं और तीनों के लिए हमने अलग अलग तरीके बताए। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है बच्चों उनको रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक मेथड अप्लाई करते हैं। जो कम रिएक्टिव मेटल हैं, बहुत कम रिएक्टिव मेटल हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए खाली हम उनको हीट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है उनको रिड्यूस करने के लिए हम कार्बन या फिर एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। जब एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरी मेटल को रिड्यूस कराने के लिए, ऐसे प्रोसेस को बच्चों थर्माइट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जानकारी की हमने। उसके बाद में फिर क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद में जो मेटल मिल गई है उसके बाद में अगला स्टेप रहता है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब है कि जो इम्प्योर मेटल है उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग का मतलब है इम्प्योर मेटल
impure metal is converted into pure metal. प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू प्योर मेटल। तो ये जो प्रोसेस इसको बोलते हैं लोग रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग के तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा रिफाइनिंग का प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। इसमें 2 रॉड लेते हैं हम लोग, जो इम्प्योर मेटल है उसका एनोड बनाते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। इम्प्योर मेटल का एनोड बनाते हैं। एनोड हमेशा इम्प्योर मेटल का रहेगा, इम्प्योर मेटल का एनोड। और जो कैथोड यानी एनोड होता है पॉजिटिव वाला, यानी जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं कैथोड। कैथोड बच्चों ये आपका प्योर मेटल का बना होता है, यानी पतला सा बना होता है प्योर मेटल का। ये प्योर मेटल का बना होता है। और जैसी मेटल है उसके हिसाब से हम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट मेटल के हिसाब से अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे मान लो कॉपर की मेटल है उसको प्योरीफाई कर रहे हैं, या एल्युमिनियम को कर रहे हैं, या किसी और मेटल कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग लेना रहेगा। यहाँ पर किसी भी मेटल को अगर हमको प्योरीफाई करना है, रिफाइनिंग करना है, जिसका इस तरीके से रिफाइनिंग पॉसिबल हो, उसके लिए क्या करते हैं कि जो इम्प्योर रॉड है उसको हम लोग एनोड बनाते हैं, और जो प्योर रॉड है उसको कैथोड बनाते हैं। तो उससे होता क्या बच्चों, ऐसा करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये जो मेटल है ये मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो मेटल है ये मेटल क्या करेगी, एक एनोड पर क्या रिएक्शन होगा बच्चों, एनोड पर जो मेटल है, मान लीजिए हमने M नाम की मेटल है, ये मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और उसने इलेक्ट्रॉन लूज करा और आयन के फॉर्म में चला गया, यानी ये जो मेटल है वो आपका आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर चली जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये जो मेटल गई है, आयन गए हैं सॉल्यूशन के अंदर, कैथोड पर क्या होगा, ये आयन जाके चिपक जाएंगे। कैसे चिपक जाएंगे, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो मेटल थी M+2 अभी क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और फिर M में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से धीमे धीमे आपका प्योर मेटल चिपकती जाएगी। यानी धीमे धीमे जितनी यहाँ पर प्योर मेटल है वो सारी यहाँ से ऑक्सीडाइज होकर के इसके ऊपर चिपकती जाएगी, और ये रॉड धीमे धीमे मोटी होती जाएगी, ये रॉड धीमे धीमे पतली होती जाएगी, और लास्ट में यहाँ पर खाली जो इम्प्योरिटी हैं वो बच जाएंगी। उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों एनोड मड के नाम से जानते हैं। एनोड मड का मतलब है, मड माने से जानते हैं आप कीचड़, एनोड मड का मतलब है जो आपका इम्प्योरिटी जो बच गई हैं, जो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती वो वहाँ बच जाती है। जितना प्योर मेटल है वो सारा यहाँ पर कलेक्ट होता जाता है। इस तरीके से इस पूरा 99.99% तक प्योर मेटल इस तरीके से मिल जाती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। तो इस तरीके से हम किसी भी मेटल को प्योर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो भी मेटल है ज़मीन के नीचे से जो निकलती है वो वैसी नहीं होती जैसा हम देखते हैं। ये बहुत सारे प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद होती है। प्रोसेस कौन से थे, सबसे पहले था क्रशिंग ऑफ ओर को सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ हैमर बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसको एक प्रकार की मिल होती है जिसको बोलते हैं स्टैम्प मिल या बाल मिल, यानी चक्की, उस चक्की में डाल करके उसको पीसते हैं और को वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद में दूसरा स्टेप होता है कंसंट्रेशन का मतलब है टू रिमूव अनवांटेड इम्प्योरिटी को दूर करते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग रिडक्शन करते हैं, यानी ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड ओर में, और फिर ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के बाद उसका हम रिड्यूसिंग एजेंट डाल करके या
इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से या खाली उसको हीट करके हम अलग अलग तरीके से उसको रिड्यूस करते हैं। फिर जो हमारी मेटल बनती है उसमें काफ़ी हद तक इम्प्योरिटी दूर हो गई होती हैं, और अच्छी तरीके से इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए अगला स्टेप रहता है रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग में हम सबसे अच्छा तरीका जो है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। इसके लिए एक प्रकार का सेल रहता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसको कहते हैं। प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जो सॉल्यूशन भरा रहता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जिस मेटल को प्योर करना होता है, यानी जो इम्प्योर मेटल है उसका हम बनाते हैं एनोड, और उसी मेटल का, प्योर मेटल का कैथोड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कापर मेटल को प्योरीफाई करना है तो इम्प्योर कापर का बनाएंगे एनोड और प्योर कापर का ही बनाएंगे कैथोड। क्लियर? तो उसमें एसिडिफाइड कापर सल्फेट ले लेंगे, वहाँ पर वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट होगा। इस तरीके से प्योर कापर आयन में बदलेगा, कापर आयन कैथोड पर जाकर के कापर मेटल में बदल जाएंगे। इस तरीके से प्रोसेस में क्या होगा कि जितना प्योर कापर है वो सारा कापर कैथोड पर कलेक्ट होता जाएगा, और यहाँ पर खाली इम्प्योरिटी बच जाएंगी एनोड पर, और इसको बोलते हैं एनोड मड। तो बच्चों इस तरह का जो मेटल का हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस तरह का मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ओके बच्चों, अगली क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कोरोजन और एलॉय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में हमारा चैप्टर बच्चों खत्म हो जाएगा मेटल और नॉन मेटल का। ठीक, तब तक इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, उनको याद करिए, नोट्स बनाइए। टेक्स्ट बुक में लिखे गए क्वेश्चंस हैं उनको करिए, जो ना है उसको पूछिए। टेक्स्ट बुक का एक एक क्वेश्चंस करिए, जो आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं उनको सॉल्व करिए, और जो बार बार रिवाइज जरूर करिए, रोज़ पढ़ने की आदत जरूर डालिए, जिससे कि वो चीज़ें आपको याद बनी रहेंगी। और बराबर लिख करके अभ्यास करिए। केमिस्ट्री में लिखने की बहुत ज़रूरत है। जितने भी रिएक्शंस आपको दिखाई पड़ें उनको लिखना है, जो डिफिनीसन है उनको बार बार लिख करके याद करें। ओके, थैंक यू।